नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम दो चीजों पे चर्चा करेंगे। पहला के जो पीछे हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं, चाहे वो दिल्ली में हुए हों, महाराष्ट्र में हुए हों, हरियाणा में हुए हों, बाई इलेक्शंस में हुए हों, इनके प्रति इलेक्शन कमीशन का क्या रवैया रहा। सबसे पहले ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया कि पारदर्शिता के साथ नियुक्ति होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन की, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेंबर होना चाहिए, तो इन्होंने कानून पास कर दिया। पहले ड्राफ्ट में ठीक था, दूसरे ड्राफ्ट में इन्होंने ये जो कि मुझे तो लगता है बहुत डायरेक्ट इंसल्ट है कि साहब हम 2-1 करेंगे, प्राइम मिनिस्टर एक दूसरा एक मंत्री, तो उसकी जो न्यूट्रलिटी थी, जो पर्पस था कोर्ट केस का, तो डिफीट हो गया। सर, आपको बहुत जान के आश्चर्य होगा, जहां पर देश का सुप्रीम कोर्ट, जहां पर देश की पार्लियामेंट, जहां पर देश का चुनाव आयोग, 3 बड़ी संस्थाएं, उनके नाक के नीचे उसी के 4-5 किलोमीटर के एरिया में क्या क्या हुआ, ये भारत के चुनावी इतिहास में एक बहुत बड़ा काला धब्बा है। पैसे बांटे गए, कैमरे पे बांटे गए, निकल के लोगों ने कहा हमें साड़ी मिली है, हमें पैसे मिले हैं। मुसलमानों के प्रति ये क्या करते, उनको वोट नहीं देने देते। आपको मालूम है कि आजमगढ़ में क्या हुआ, सभी जानते हैं। वहां पुलिस खड़ी कर देती है। अगर कोई जबरदस्ती का प्रधान हो, उसको रातों रात, अगर वो वोट देना चाहता है, उसको रातों रात उसको ले जाते हैं और उसको बंद कर देते हैं। इनकी पार्टी के लोग वही शराब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस पर कोई रोक नहीं करती, पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस का रवैया सही नहीं होगा तो फिर ये इलेक्शन होगा कैसे। नहीं, लड़ाई सत्ता बल, धन बल, मीडिया बल से लड़नी पड़ेगी। तो इकट्ठा होकर लड़ो ना, आप इकट्ठा ही नहीं होते। वो राजनीतिक प्रश्न है ना, राजनीतिक बात नहीं है। देखो, ये देश के लोकतंत्र की बात है। लोकतंत्र की बात। मतलब अगर आप लोकतंत्र बचाना चाहते हो तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। मैंने एक महाराष्ट्र में फोन किया है, हमारे बड़े सीनियर लीडर हैं, कई बार के विधायक रहे, कि क्या चल रहा है महाराष्ट्र में, पता इलेक्शन के यहाँ लक्ष्मी वर्षा चल। हमारे यहाँ तो कई कैंडिडेट्स ये कहते थे चुनाव में भाजपा के कि कोई बात नहीं, अगर कांग्रेस की सरकार भी बन गई तो भी आएंगे हम ही। देखिए, इसमें जो सबसे गंभीर बात है ना कि प्रशासन जो ऐसा रोल कर रहा है 20 साल पहले करता था, और हमारे जमाने में इनकी हिम्मत नहीं थी। डीएम, एसपी, क्या चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, होम सेक्रेटरी को एक स्ट्रोक पे हम निकालते थे। दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन भारतीय राजनीति और देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन माना जा सकता है। आज के दिन चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का रिटायरमेंट तय है। आज वो इस पद से अब मुक्त हो जाएंगे और उनकी जगह पर नए मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन भी हो चुका है। यह सब पक्का हो गया है कि जो पूर्व बनने से पहले राजीव कुमार का आने वाला भविष्य किस प्रकार का होगा। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि 2022 में राजीव कुमार को सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी थी और इस बीच 3 साल तक राजीव कुमार ने बहुत ही अच्छी तरीके से सत्ता और सरकार के लिए उनके भविष्य को मजबूत रखने के लिए, उनकी सत्ता को मजबूत करने के लिए राजीव कुमार ने बहुत ही स्वामी भक्ति पूर्ण तरीके से सरकार की ताकत को मजबूत किया। जिस तरीके से राजीव कुमार पर पक्षपातपूर्ण रवैये के आरोप लगते रहे, उससे जाहिर होता है कि राजीव कुमार का जो सत्ता के प्रति मोह और सत्ता के प्रति जो लगाव है, उसने देश के राजनीतिक विपक्ष की राजनीति करने वाले नेताओं को यह मौका दे दिया कि मुख्य चुनाव आयोग के जरिए उनका शोषण करने में सरकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार तो एक तरीके से सत्ता के नशे में, सत्ता की ताकत को मानते हुए, उसके दुरुपयोग करते हुए विपक्ष पर पूरी तरीके से शिकंजा कसे रही। राजीव कुमार ने चुनावों के दौरान जिस तरीके से देश की राजनीतिक पार्टियों के साथ में उनके साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया, उनकी सही और मांगों को भी मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में उन्होंने उनको मानने से इनकार कर दिया। हमेशा सत्ता की तरफ झुके दिखते रहे। पिछले 3 सालों में उन्होंने जो भी एक्शन लिया वो विपक्ष के खिलाफ था।
साथ में सत्ताधारी दल के साथ में उनके बड़े अच्छे संबंध थे। चाहे चुनाव के दौरान जो गड़बड़ियाँ और उल्लंघन, आचार संहिता का उल्लंघन देखा गया, उसमें सत्ताधारी दल के किसी भी नेता के साथ में चुनाव आयोग ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। चाहे वो पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव रहा हो, चाहे पिछले आम चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, यानी जितने भी बड़े बड़े नेता भाजपा के, तो उन्होंने जो भी जिस भाषा का इस्तेमाल किया उससे विपक्षी दलों ने काफ़ी उनको इस बारे में संकेत दिए कि ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग ने उनकी इस बात को बिल्कुल सिरे से नकार दिया और प्रधानमंत्री के ने जब अभद्र भाषा का प्रयोग किया तो उन्होंने बहुत ही चालाकी से इस मामले को दूसरी तरफ डाइवर्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस दे दिया। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को इस बात के लिए नोटिस दिया गया। मतलब ये कि आपने जिस पे कार्रवाई करनी थी उस पे कार्रवाई न करते हुए एक फॉर्मेलिटी कर दी। उन्होंने कहा, लोगों ने जब इस बात पर आवाज़ उठाई तो उन्होंने कहा कि हमने पार्टियों के अध्यक्ष पर इस बात को नोटिस दिया है कि वो इस बात का जवाब दें। आपको मालूम होगा कि राजीव कुमार यूपी के रहने वाले हैं, यानी कि यूपी में उनका जन्म हुआ, लेकिन उनका बहुत बड़ा सर्विस का पीरियड झारखंड में देखा गया। और उसके बाद 2020 में जब वो रिटायर हुए तो मोदी शाह की नज़र एक ऐसे अफसर की तलाश में थे जो कि उनके फेवर में, उनकी बातों के अनुसार निर्णय ले। उसमें राजीव कुमार पूरे परफेक्ट दिखे और उनको 2020 में उनको मुख्य चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त के रूप में शामिल कर लिया गया। और उस समय मुख्य चुनाव आयोग सुशील चंद्र होते थे। सुशील चंद्र के रिटायर होने के बाद राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में तैनात कर दिया गया। हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। फरवरी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी का रिटायरमेंट हो जाएगा और एक बार फिर से सारा फोकस इस मुद्दे पर आ गया है कि किस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट होगा। अगर आपको याद हो तो काफी विवाद चला था कि इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के मुद्दे पर। इस पर्टिकुलर मैटर में एक जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट और इलेक्शन कमिश्नर्स जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट सिलेक्ट कमेटी करेगी और इस कमेटी में 3 प्राइमरी मेंबर्स होंगे। जो मेंबर्स होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो या उस पार्टी के सिंगल सेकंड मेजॉरिटी में जो भी पार्टी आएगी उसके लीडर हो, और थर्ड होंगे चीफ सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये 3 लोग सिलेक्ट कमेटी के मेंबर होंगे और ये अपॉइंट करेंगे सीईसी और ईसी को। तो इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था और ये जजमेंट आया था 2023 में। इस जजमेंट को कहते हैं अनूप बरनवाल केस। 2 मार्च 2023 को ये जजमेंट आया था। उसी साल हमने ये देखा कि सरकार ने एक अमेंडमेंट करा और इस अमेंडमेंट में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई को रिमूव करके कैबिनेट मिनिस्टर को ले आए। यानी कि सिलेक्ट कमेटी में अब 3 लोग हैं जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट करेंगे। वो है प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। सो अब ये जो अमेंडमेंट हुआ वो उसी साल यानी कि 2023 में ही हुआ, जिसके ऊपर काफी विवाद चला, क्योंकि इस अमेंडमेंट से ये देखा जा सकता है कि पूरा पावर जो अब चला गया है गवर्नमेंट के पास गया है और ये टोटली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। द स्पिरिट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर ये सवाल उठाता है, क्योंकि जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उन्होंने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से
जो इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता है उसका पावर, यानी कि सारा पावर गवर्नमेंट के पास नहीं होना चाहिए, या जो भी पार्टी रूल कर रही है। अभी 6 महीने के भीतर जो चुनाव हुए हैं उसको लेकर विपक्ष ने बहुत ही गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाया है। हाल के चुनावों में हरियाणा का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो या महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो, उसमें चुनाव आयोग की जो भूमिका नजर आई वो काफ़ी संदिग्ध दिखी। हरियाणा के चुनाव में जिस तरफ वहाँ का जो माहौल था वो साफ जाहिर था कि वहाँ पे भाजपा बुरी तरीके से हार रही है और कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग और सरकार ने मिलकर चुनाव लड़ा, उसके नए तरीके से देखने में मिला कि किस तरीके से चुनाव आयोग और पार्टी सत्ताधारी दल मिलकर किस तरीके से चुनाव जीतने के नए तरीके निकालते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के जोड़ में हरियाणा में चुनाव के ठीक पहले वोटों के बढ़ाने, जोड़ने और घटाने का काम जिस तरीके से किया, उससे ये जाहिर हो गया कि अगर यही सिलसिला आगे भी चलता रहा तो देश में कोई भी विपक्ष का दल सरकार में आने की कोशिश नहीं कर सकता। इतने सुनियोजित ढंग से वोटों का काटना और समर्थकों का जोड़ना, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि केंद्र में मौजूद सत्ताधारी दल और सरकार किसी भी प्रदेश में विपक्षी सरकार को आने में बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि हर तरफ उनकी सत्ता हो, हुक एंड क्रुक, चाहे उसमें उनको नैतिक और अनैतिकता का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। चुनाव आयोग जिस तरीके से सत्ताधारी दल के साथ में कदम ताल कर रहा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि विपक्ष को केंद्र में बैठी सरकार किसी भी सूरत में सत्ता में आने से रोकना चाहता है। वही हाल उन्होंने जिस तरीके से हरियाणा में किया गया, उसी तरीके से दिल्ली में वोटों का काटना और जोड़ना, जिस तरीके से सत्ताधारी दल के लोगों ने दिल्ली सरकार की पार्टी आम आदमी पार्टी के समर्थकों के वोट कटवाए और अपने वोट भारी संख्या में जुटाए, उस पर चुनाव आयोग की कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं दिखी। ना उन्होंने कोई ऐसी इंक्वायरी की जिससे कि वोटरों के सत्यापन की बात सामने आती। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी दल दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इस बात को लेकर चुनाव आयोग में कई बार शिकायत की, लेकिन चुनाव आयोग ने इस मामले पर कोई भी सख्त कदम नहीं उठाए। और दूसरी तरफ आप महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए, जहां पर 4-5 महीने के भीतर 70 लाख से ज़्यादा वोटर लिस्ट में जोड़े गए। ये 5 साल में जो इतने सारे वोटर नहीं जुड़े, केवल 4-5 महीने के भीतर जिस तरीके से महाराष्ट्र के भीतर में जो वोट जुड़े, ये एक कीर्तिमान है। इस बात को लेकर वहाँ के कुछ राजनीतिक दलों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका जारी करते हुए कहा कि इस मामले की गहराई से जांच की जाए। उस मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट के जो जज हैं अजय गडकरी, उन्होंने और उनके एक साथी जज ने मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार को नोटिस देते हुए कहा कि आप कारण बताएं कि इतने सारे वोट 76 लाख के करीब वोट आपकी वोटर लिस्ट में कैसे जुड़ गए। इसमें आपको 10 दिन के भीतर इसका जवाब देना होगा। पूछने पे चुनाव आयोग कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों को। लेकिन जब न्यायपालिका उतरती है तो जवाब देना होता है। मुंबई हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने जो जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खाटा
ये 2 जजेस है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर CEO को नोटिस जारी कर 10 दिन के अंदर रिप्लाई देने को कहा है। और किस बात पे रिप्लाई है? सीधा चुनाव आयोग हिट हुआ है। इस बात को पुराना जोक कहने वाले लोग हिट हुए हैं। 3 इडियट्स कहने वाले लोग हिट हुए हैं, क्योंकि विपक्ष का मजाक उड़ाना सत्ता पक्ष का एक अब रेगुलर आदत हो गई है। लेकिन न्यायपालिका कभी कभी जब डंडा उठाती है तो जवाब देने पड़ते हैं। अब आप न्यायपालिका के नोटिस को जोक नहीं कह सकते, न्यायपालिका के जजों को इडियट नहीं कह सकते, नहीं तो जेल के सलाखों में रहेंगे। बात यह हुई कि 27 जनवरी को चेतन चंद्रकांत अहिरे इन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल कर दी और चुनाव संपन्न कराने के इस पूरे प्रोसेस पे महाराष्ट्र में सवाल उठाया। और जो रिट पिटीशन में उन्होंने कहा, वो किन किन बातों पे उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट ही एक हैंडबुक के बारे में बताती है। जो हैंडबुक जो चुनाव अधिकारी होता है हर बूथ का, उसको मेंटेन करनी होती है। उस हैंडबुक पे उसने देना पड़ता है कि 5 बजे बाद, यानी 5 बजे तक मतदान होता है, 5 बजे के बाद जो लाइन में लोग लगे रहते हैं उनको पर्चियां दी जाती है नंबर की। उस पर्चियों की डिटेल उस हैंडबुक में होना अनिवार्य है। वो हैंडबुक में जो डिटेल थी पर्चियों की, वो क्यों नहीं चुनाव आयोग देता है? चुनाव आयोग में लिखित में दिया है कि हम वो डाटा नहीं है हमारे पास। ये क्यों? एक बड़ी खबर आ रही, कांग्रेस ने नए CEC की नियुक्ति पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन किया, ये आरोप लगाया। राहुल गांधी ने बैठक में नियुक्ति पर असहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने तक नियुक्ति टालने की मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर, कांग्रेस ने नए CEC की नियुक्ति पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इसे उल्लंघन बताया है। और राहुल गांधी ने बैठक जो हुई थी उसमें ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर असहमति जाहिर की, ये कहा गया है कांग्रेस की